पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बिहार विधानसभा उपचुनाव का हाल हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। जनता क्या सोच रही है, जनता की बातें भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। बात करें इस वक्त रामगढ़ की सीट की, तो रामगढ़ की सीट पर जो टक्कर है वो जोरदार नजर आ रही है। राजद की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं राजद की प्रतिष्ठा रामगढ़ की सीट पर दांव पर लगी हुई है। क्यों और कैसे, हम चर्चा करेंगे हमारे मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष जी से। सर, राजद की सीट पर कहाँ गड़बड़ा रही है राजद? देखिए, रामगढ़ तो राजद की बहुत मजबूत सीट है और जगदानंद सिंह यहाँ से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं 25 साल तक। और उसके बाद 2010 में वो लोकसभा का चुनाव लड़े, सांसद बन गए। तो आरजेडी ने उनकी विरासत को उनके बेटे सुधाकर को सौंपना चाहा, लेकिन जगदानंद ने खुद विरोध कर दिया। उन्होंने समर्थन नहीं किया, तो बगावत का बिगुल फूंका सुधाकर ने और निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए। बीजेपी को मौका मिला, सुधाकर सिंह को अपना उम्मीदवार बना लिया और जगदानंद सिंह ने चुनाव प्रचार भी किया आरजेडी के प्रत्याशी अंबिका यादव के लिए ही। नतीजा भी आया आरजेडी के पक्ष में, अंबिका यादव जीत गए, सुधाकर हार गए। फिर आगे के चुनाव में आप देखेंगे 15 के चुनाव में बीजेपी ने अशोक सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया। अशोक सिंह जीत गए, अंबिका यादव हार गए। 3-4 हज़ार वोटों से ही वहाँ हार जीत होती रही है। बीएसपी भी 4-5 हज़ार वोटों से ही चुकती रही है। फिर चुनाव हुआ 2020 में, तो सुधाकर सिंह को आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बनाया और सुधाकर सिंह चुनाव जीत गए, लेकिन वो भी 200 वोट से ही लगभग, क्योंकि बीएसपी 200 वोटों से चुक गई। दूसरे नंबर पर बीएसपी थी, तीसरे नंबर पर बीजेपी थी जो 2000 से कम वोट से हारी थी। तो इस बार का चुनाव काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि जिस जगदानंद ने अपने बेटे को राजनीति में लाने का विरोध किया था, उसी जगदानंद सिंह ने अपने बेटे के सांसद बन जाने के बाद अपने छोटे दोनों बेटों को सेट करने की कोशिश की। एक बेटे को एमएलसी का चुनाव लड़ाया, लेकिन वो जिता नहीं सके, हार गया। फिर दूसरे बेटे को विधानसभा चुनाव लड़ा रहे हैं अजीत सिंह को। अब फंस गया है पेंच, क्योंकि इस बार जनसुराज मैदान में है। जब जनसुराज नहीं था तब भी जीत बहुत मुश्किल होती थी। 200 वोट से कोई जीत थोड़े होती है। तो इस बार बीएसपी का भी उम्मीदवार अंबिका यादव का भतीजा है, पिंटू यादव। तो यादव वोट बैंक में डिवीजन दिख रहा है, सीधा दिख रहा है। तो आरजेडी की चुनौती बढ़ गई है। राजद वोट बैंक जो है, जो यादवों का है, वो बट रहा है। ऐसे में किसको फायदा होने वाला है? देखिए, पहले तो समझना पड़ेगा कि वहाँ यादव कितने हैं, क्योंकि जनरल परसेप्शन ये है कि बिहार में 16% यादव है। तो आपके दिमाग में होगा कि वहाँ भी 16% होंगे, ऐसा नहीं है। वहाँ 8% के आसपास यादव हैं। सबसे ज़्यादा 21% वहाँ राजपूत हैं। तो राजपूत वोट बैंक तो किसी एक व्यक्ति का है नहीं। राजपूत आरजेडी को भी वोट देते हैं जगदानंद की वजह से, और बीजेपी को भी वोट देते रहे हैं। तभी तो बीजेपी हमेशा अशोक सिंह को उतारती रही है। अशोक सिंह भी राजपूत बिरादरी से आते हैं, बीजेपी से चुनाव भी जीत चुके हैं। तो राजपूतों का वोट मिलता है तभी तो जीतते हैं। तो अशोक सिंह इस बार चुनाव मैदान में है, तो राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करेंगे ही करेंगे। और वैसे भी जगदानंद सिंह के परिवार को राजपूत का 50% से कम ही वोट मिलता रहा है, ऐसा रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि बीजेपी हमेशा राजपूत को ही लड़ाती रही है। तो इस बार राजपूत वोट बैंक में भी ज़बरदस्त सेंधमारी है। यादव वोट बैंक जो केवल 8% है, उसमें भी बहुत सेंधमारी है। अंबिका यादव के बेटे की वजह से यादव उनका साथ दे रहे हैं इस बार। अल्पसंख्यक 6-7% हैं, उनकी भी गोलबंदी जनसुराज की वजह से टूटती हुई दिखाई दे रही है। तो लड़ाई काफ़ी दिलचस्प हो गई है और मुझे लगता है कि पिछले चुनाव में तो किसी तरह से सुधाकर ने बाजी मार ली थी, 200 वोट से जीत गए थे। इस बार जीत मुश्किल लगती है, क्योंकि जनसुराज मैदान में है और उसने लड़ाई को त्रिकोणात्मक बना दिया है। तो लड़ाई किसके बीच दिख रही है, ये सवाल आपके जहन में उठ रहा होगा। क्या उठ रहा है सवाल? क्लीन स्वीप क्या कोई कर पाएगा रामगढ़ के चुनाव में? क्लीन स्वीप क्या होता है? क्लीन स्वीप जैसी कोई बात नहीं है। वहाँ देखिए, अब 2010 से ही आप देखेंगी तो बीएसपी हमेशा वहाँ टक्कर में रही है। ठीक है, बीजेपी और आरजेडी के बीच सीधी लड़ाई कभी नहीं हुई है, हमेशा त्रिकोणात्मक संघर्ष ही वहाँ रहा है। इस बार चतुष्कोणीय संघर्ष है, मतलब 4 बड़े उम्मीदवार वहाँ पर हैं प्रभावशाली। कुशवाहा
वोटर की भी संख्या अच्छी खासी है वहाँ। 15,000 से ज़्यादा कुशवाहा हैं और कुशवाहा उम्मीदवार को मौका दिया है जनसुराज ने। तो कुशवाहा वोट बैंक तो जाता था एनडीए के पास, तो कुशवाहा वोट बैंक में भी डिवीज़न हो रहा है। कुशवाहा उम्मीदवार होने की वजह से कुशवाहा जनसुराज को वोट दे रहे हैं। तो एक तरफ आरजेडी की मुश्किल थोड़ी आसान हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ यादव वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक में सिंधमारी की वजह से नुकसान भी हो रहा है। तो अब सब खेल बीएसपी पर है। आरजेडी के नेताओं की नज़र बीएसपी पर टिकी हुई है कि बीएसपी कैसा प्रदर्शन करती है। अगर बीएसपी कहा ये भी जा रहा है कि बीएसपी के कुछ वोटर इस बार बीजेपी के लिए वोट कर सकते हैं, आरजेडी को हराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर बीजेपी ज़्यादा मजबूत दिखेगी तो कर सकते हैं, ऐसा आशंका है आरजेडी के खुद जो समर्थक हैं उनको, और इसी उम्मीद पर वो ध्यान केंद्रित किए हुए हैं कि क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि बीएसपी के वोटर इधर उधर जाएंगे, क्योंकि बीएसपी के कैडर वोट हैं और वो बीएसपी को ही पढ़ते हैं। और इस बार बीएसपी का उम्मीदवार थोड़ा मजबूत दिख रहा है। वही आरजेडी के ही नेता हैं अंबिका यादव, आरजेडी से ही चुनाव जीतते रहे उसी क्षेत्र से, और अब उनका भतीजा चुनाव मैदान में है तो उसका लाभ भी उनको मिल रहा है। तो यादव वोट बैंक में सिंधमारी है, मुस्लिम वोट बैंक में जनसुराज ने सिंध लगा दी है, कुशवाहा वोट बैंक में भी सिंधमारी कर दी है। तो बीजेपी की भी चुनौती बढ़ी हुई है और आरजेडी की भी चुनौती बढ़ी हुई है। तो इसका सीधा फायदा मुझे लगता है कि बीएसपी को मिल सकता है, क्योंकि बीएसपी के लिए कभी कुशवाहा वोट तो करते नहीं थे, फिर भी वो 3-4 हज़ार वोटों से ही हारती थी। पिछला चुनाव तो 200 वोट से हार गई। तो इस बार जो मान लीजिए कि 15,000 कुशवाहा वोटर हैं, उनका 10,000 वोट भी पड़ता है और 5,000 एनडीए की तरफ भी जाता है, 5,000 भी आ जाता है जनसुराज की तरफ, तो खेल हो जाएगा, बीएसपी का खेल बन जाएगा। तो सब मान रहे हैं कि अभी अपर हैंड दिख रहा है बीएसपी का, ठीक है ना। और दूसरे नंबर पर बीजेपी दिख रही है, तीसरे नंबर पर सुधाकर सिंह के भाई अजीत सिंह दिख रहे हैं, और चौथे नंबर पर जनसुराज अभी दिख रहा है। जनसुराज का हवा था वहाँ, लेकिन जब तक जनसुराज ये नहीं मैसेज दे पाएगा कि वो जीत रहा है चुनाव, उसकी लड़ाई आरजेडी बीजेपी सी है, मतलब वही बीजेपी या आरजेडी को हरा सकता है, तब तक ब्राह्मण और भूमिहार गोलबंद नहीं होंगे उसके पक्ष में, ठीक है। तो वहाँ ऐसी स्थिति अभी बन नहीं पाई है, जिसका सीधा लाभ मुझे लगता है बीएसपी को मिल रहा है। बीएसपी काफ़ी अग्रेसिव है, काफ़ी आक्रामक है, और बीएसपी का प्रभाव इलाका भी है। आप देखिए गोपालगंज, बक्सर, कैमूर, ये बीएसपी का ही प्रभाव वाला इलाका है। उस इलाके से हमेशा बीएसपी, हमेशा नहीं तो लगातार कई बार बीएसपी जीत चुकी है। जो अभी नीतीश सरकार में मंत्री हैं जमा खान, वो भी बीएसपी से ही चुनाव जीते थे। अभी जो पप्पू पांडे हैं गोपालगंज कोचायकोट से विधायक, वो भी बीएसपी से ही राजनीति में आए थे, पहली बार विधायक बने थे। तो बीएसपी का प्रभाव है उत्तर प्रदेश से सटे बिहार के जिलों में, और उसका फ़ायदा उसको हमेशा मिलता रहा है। तो 200 वोट से हारी थी बीएसपी, इस बार कुशवाहा ने साथ दे दिया, क्योंकि कुशवाहा तो एनडीए के साथ भी नहीं जा रहे हैं, पूरी तरह से खुश नहीं हैं, नाराज़ हैं। आपने इमामगंज में देखा ही कि वहाँ कुशवाहा कह रहे हैं कि नहीं, इस बार जनसुराज को वोट देंगे, क्योंकि वो स्थानीय उम्मीदवार है और नीतीश कुमार ने उनके लिए कुछ नहीं किया है। तो नीतीश कुमार से जो नाराज़गी है कुशवाहा समाज की, उसका नुकसान तो बीजेपी को हो रहा है, जेडीयू को भी हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इस बार मौका है बीएसपी के पास, बीएसपी ठीक से काम करता रहे, माहौल ऐसा ही उसके पक्ष में बना रहे, तो मुझे लगता है कि बीएसपी बाजी मार लेगी। चलिए, पहली लड़ाई रामगढ़ में बीएसपी और भाजपा के बीच नजर आ रही है, और राजद जैसी पार्टी कहीं ना कहीं तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। अब आखिरी समय में कौन बाजी मारता है रामगढ़ में, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।